इस एनिमे के पेरेंट्स अपने ही बच्चे को सेल कर देते हैं, वो भी डीमंस को। 取引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば वहीं एक बाप तो अपनी ही बेटे के रूम में हिडन कैमरा लगाता है। जहाँ पर तुम ज्यादातर एनिमे पेरेंट्स को सपोर्टिंग और केयरिंग देखते हो, वहीं कुछ एनिमे पेरेंट्स काफी घिनौने और अजीब भी होते हैं, और जिसमें से पहले है यूजी इतादोरी के पेरेंट्स। एक टाइम था जब हमें एनिमे में बताया ही नहीं गया आखिर यूजी के पेरेंट्स कौन है और वो कहाँ हैं। लेकिन फिर आता है सीजन 3 का एपिसोड 2, जिसमें हमें यूजी के पेरेंट्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड का नाम होता है जिन इतादोरी, वही माँ का कायोरी इतादोरी, जो और कोई नहीं केनजाकू था, क्योंकि उसके सर पर सेम वही घेतो वाले निशान थे, जिससे केनजाकू ने यूजी की माँ की बॉडी को कंट्रोल किया होता है, सिर्फ अपने एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए, जिसे अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए, तो केनजाकू का हजारों सालों से एक ड्रीम था। उसे देखना था कि तेंजन अगर इंसानों के साथ मर्ज होता है तो उसके बाद क्या होगा, और इसीलिए वो कलिंग गेम करवाता है, जिसे तुम अभी सीजन 3 में देख रहे हो। वेल, कलिंग गेम का सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं सारी कस्ड एनर्जी को इकट्ठा करना, जो लास्ट में तेंजन को मर्ज करने में काम आएगी। और इतनी ज्यादा कस्ड एनर्जी मॉडर्न सोर्सरर से मिलना ये तो इम्पॉसिबल था, तो इसीलिए वो अपने टाइम के कई सारे सोर्सरर्स जैसे काशिम और सुकुना से डील करता है, और वो उन्हें कलिंग गेम में रीइनकार्नेट करने का वादा करता है। वेल, काशिमो को रीइनकार्नेट करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन सुकुना केनजाकू के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे पता था हिस्ट्री के सबसे पावरफुल सोर्सरर के लिए एक वेसल ढूंढना कोई मजाक की बात नहीं है, तो वो उस वेसल को खुद से बनाता है, और वो और कोई नहीं यूजी इतादोरी होता है, जो काइंड ऑफ केनजाकू का ही बेटा है, क्योंकि इसी ने उसे जन्म दिया है। लेकिन फिर भी वो यूजी को अपने बेटे से ज्यादा एक टूल की तरह देखता है, जो उसने सुकुना के लिए बनाया है, ये जानते हुए कि उसके दिल में यूजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो हमने सीजन 3 के 7th एपिसोड में देखा है, कैसे वो यूजी की दोस्त को उसके साथ अच्छा रहने के लिए थैंक्स कहता है। 息子と仲良くしてくれてありがとう。 लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केनजाकू को एक अच्छा माँ या बाप माने। उसने यूजी की लाइफ तो बर्बाद की ही, वही नारुतोशी कामो बनकर अपने 9 बच्चों को डेथ पेंटिंग में बदल दिया, और उसी में से एक चोसो भी था, और यही रीजन है कि चोसो को यूजी में से अपने भाई की वाइब आती है। पर अगला कैरेक्टर तो लोगों के सामने इतना ज्यादा नॉर्मल था जैसे कि उसके लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी अपने पेरेंट्स के साथ चीजें इतनी ज्यादा खराब थी, उसे अपनी आइडेंटिटी तक चेंज करनी पड़ी। नागिसा शियोता, जो की अशिशन क्लासरूम की एक प्रोटैगनिस्ट है, फर्स्ट टाइम देखने पर नागिसा उसके नाम और लुक से लड़की दिखेगी, जबकि वो एक लड़का है। Yeah, looks great. Except I'm a boy. तो फिर ये एक लड़की बनकर क्यों घूमता है? वेल, अपनी माँ हिरोमी की वजह से, जिसके पेरेंट्स उसके साथ भी नॉर्मल नहीं थे, या फिर यूँ कहूँ कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, जो हारुमी को बाकी लड़कियों की तरह मेकअप नहीं करने देते थे और सिर्फ उसे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। देन इसी वजह से हारुमी ने खुद से एक प्रॉमिस किया, वो अपनी बेटी को वो सारी चीजें देगी जो उसे नहीं मिली। लेकिन उसे क्या हुआ, एक लड़का जिसे उसने शुरुआत से ही एक लड़की की तरह ट्रीट किया, उसका नाम लड़कियों जैसा रखा, उससे कभी बाल कटवाने नहीं दिए, मतलब कि हिरोमी नागिसा के थ्रू अपनी सेकंड लाइफ जी रही थी। या फिर तुम ये भी कह सकते हो वो नागिसा को किसी आरपीजी गेम के कैरेक्टर की तरह कंट्रोल कर रही थी, जहां अगर नागिसा से कोई गलती भी होती वो इसके लिए उसे बुरा वाला पनिश करती। That filthy, ungrateful mouth! I did not raise my son to be thrift, but do you understand me? You have no idea what it's like. I work enslaved to spare you the fate of your poor mother, and this is the thanks I get! वेल, अनजाने में या जानबूझकर हिरोमी सेम वही चीज कर देती है नागिसा के साथ, जो कभी उसके खुद के साथ भी हुई थी। अगर तुम एक हॉरर एनिमे फैन नहीं हो तो शायद ही तुम्हें कोडेलिया के बारे में पता होगा, जो एनिमे हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट मॉम्स में से एक है। और अगर मैं इस पर कभी एक टायर लिस्ट बनाता हूँ तो सबसे ऊपर इसी का ही नाम होगा, क्योंकि ये अपने एनिमे डायबोलिक लवर्स में अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ करती है जो शायद ही तुमने कभी किसी और एनिमे में देखा होगा। कोडेलिया के इसमें 3 बेटे होते हैं, लाइतो, आयातो और कानातो। वो इन तीनों को ही अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। जैसे लाइतो को कोडेलिया अपने लवर की तरह ट्रीट करती है, और उसके साथ कई बार फिजिकल भी होती है, जो कि डैम श्योर सबसे घिनौनी चीज है इस एनिमे की। वो भी एक बार नहीं, बार बार, जब तक कोडेलिया का उससे मन नहीं भर जाता। और जब वो फाइनली लाइतो से बोर हो जाती है तो वो उसी के सामने दूसरों के साथ फिजिकल होती है, जिसके बाद लाइतो के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, लव का सिर्फ एक ही मतलब है, अब्यूज, जिसकी वजह से लाइतो भी सेम यही चीजें करने लगता है। और इसके बाद
जाता है उसका सबसे बड़ा बेटा आयातो, जिसे वो नंबर 1 बनाना चाहती थी क्योंकि कोर्डेलिया एक वैम्पायर किंग की वाइफ थी। तो ऑब्वियसली उसके अलावा भी और भी कई सारी क्वींस थी। उन्हीं से वैम्पायर किंग का अटेंशन हटाकर खुद पर लाने के लिए वो आयातो को परफेक्ट बनाती है। जहाँ अगर कभी भी आयातो से कोई गलती होती है तो वो उसे टॉर्चर करती है पानी में डुबाकर। वहीं उसका जो आखिरी बेटा कानातो है वो उसे इमोशनली अब्यूज करती है, बार बार उसे इग्नोर करके, जैसे कि वो उसका कोई बेटा ही ना हो। लेकिन यहाँ कानातो के पास एक टैलेंट होता है, वो काफी अच्छी सिंगिंग करता था, तो वो उसे अपना अटेंशन तभी देती थी जब उसे खुद से कोई गाना सुनना होता। और फिर से यहाँ एक घिनौनी चीज आती है, वो कानातो को मोस्टली तब बुलाया करती थी जब वो किसी के साथ फिजिकल होती और कानातो से गाने के लिए कहती। एंड अब तुम इमेजिन ही कर सकते हो किसी बच्चे के लिए ये सब देखना कितना ज्यादा ट्रॉमा से भरा होगा। वही डियागो कागेमित्सु खुद के फायदे के लिए अपने ही बच्चे को सेल कर देता है। ये डोरोरो के मेन कैरेक्टर हयाकीमारू का पिता होता है और इस एनिमे की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। चाहे कुछ लोगों को इसका एनिमेशन उतना पसंद नहीं आया हो, लेकिन फिर भी वो हयाकीमारू को भूल नहीं पाते हैं। वो उनके लिए एक बेस्ट कैरेक्टर था। सो जब हयाकीमारू का जन्म होता है, जस्ट कुछ टाइम पहले उसके पिता डियागो, जो कि एक विलेज के चीफ भी थे, वो डीमंस के साथ एक डील करते हैं ताकि उनके गांव के साथ जो भी बुरी चीजें हो रही हैं, जैसे कि लोगों का अजीब बीमारियों से मरना और लगातार बारिश होना, इन सब को रोकने के लिए ही डियागो एंड साथ ही जिस कंट्री में ये विलेज है उसका किंग बनने के लिए भी वो डीमंस को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो चुनते हैं उसके बेटे हयाकीमारू को। यहाँ वो उसके स्किन और हाथ पैर एंड साथ ही आंख, नाक, कान, आवाज सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हयाकीमारू जिंदा होता है। ではおりませんが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。 जिसके बाद डियागो दुखी होने की जगह हंसने लगता है, जैसे कि उसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही ना हो। यहाँ वो उसे मारने तक के ऑर्डर्स दे देता है ताकि किसी को भी पता ना चले उसने अपने बेटे का सौदा डीमन से किया है। लेकिन एक बूढ़ी औरत उसे मारने की जगह बोट में रख देती है। जिसके बाद वो सरवाइव करता है और उन डीमन से लड़कर अपने बॉडी पार्ट्स वापस से लेता है। पर अगला कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो भी एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द हेटेड फादर्स में से एक बन जाता है, मसामी हिरुकावा। इसका नाम तुमने पहले भी मेरी इस वाली वीडियो में सुना होगा, जहाँ मैंने पैरानोया एजेंट को एक्सप्लेन किया था। आखिर वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग फील क्यों होता है, जिसे तुम चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बाकी अगर मैं सिर्फ मसामी की बात करूँ तो वो एनिमे में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, जिसके कनेक्शन बड़ी बड़ी गैंग्स के साथ थे। वो को सप्लाई करने का भी काम करता था। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है, वो रात में लोगों के घर में चोरी भी करता था। लेकिन ये चीज भी उसे इतना ज्यादा बुरा तो नहीं बनाती है जितना वो अपनी बेटी के साथ ये चीज करके बनता है। ねえお父さん大子大きくなったらお父さんのお嫁さんになる वो अपनी बेटी ताइको के सामने एक आइडल बाप की तरह एक्ट करता था, जबकि दूसरी तरफ वो उसे कपड़े चेंज करने के टाइम रिकॉर्ड करता। और यही वीडियोस एक दिन ताइको अपने डैड के कंप्यूटर में देख लेती है। देन उसे रियलाइज होता है उसके बुक शेल्फ के पीछे एक हिडन कैमरा है, जिससे उसके डैड ये सब रिकॉर्ड करा करते हैं, जिसकी वजह से ताइको पूरी तरीके से टूट जाती है। एंडवर, जो कि एमएचए में एक हीरो होता है, और वो ऑल माइटी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, जिसे हराने के लिए वो एक एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एंडवर, जिसका रियल नाम इंजी टोडोरोकी है, वो अपनी पावर से ऑल माइटी को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी से उसकी बॉडी काफी ज्यादा हिट होने लगती। तो वो एक प्लान बनाता है क्विक मैरिज का रे हिमुरा के साथ। वेल, क्विक मैरिज एमएचए में अनइथिकल और टैबो टाइप थी, क्योंकि यहाँ दो लोग एक दूसरे से इसलिए शादी करते हैं ताकि वो एक परफेक्ट बच्चे को जन्म दे सके। और एंडवर भी सेम यही करता है। उसके पास फायर पावर थी, रे के पास आइस पावर। सो अब इन दोनों का जो बेबी होने वाला था, तो उसके पास ये दोनों एबिलिटी होगी, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी फायर पावर का ओवर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी आइस पावर की वजह से ओवर हीट नहीं होगी। और मे भी वो ऑल माइटी को हरा दे। और इसी चक्कर में उसके 4 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें से पहला था तोया। इसके पास गजब की फायर पावर थी, लेकिन उसके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम, जो एंडवर को उसे कुछ टाइम ट्रेन करने के बाद पता चली कि इसकी बॉडी भी हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एंड उसके दूसरे और तीसरे बच्चे के पास तो अपनी मम्मी की एबिलिटी थी, तो एंडवर उन्हें
इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से। और फिर होता है शोटो, जो कि नो डाउट आगे चलकर एमएचए में सबसे पावरफुल हीरोज में से एक बनता है। खैर शोटो की लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे किसी बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि शोटो अपने पिता के लिए वो परफेक्ट टूल था जिसके पास आइस एंड फायर पावर एकदम बैलेंस्ड थी। लाइक शोटो अपने राइट साइड से आइस क्रिएट करता था और लेफ्ट से फायर। तो अब एंडवर को लगने लगा था वो उसे ट्रेन करके ऑलमाइटी को हरा सकता है, जिसके लिए वो शोटो को 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग कराने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। और इसी वजह से शोटो अपने भाई बहनों के साथ भी नहीं खेल पाता था, बस बार बार ट्रेनिंग ही करता, जहाँ लिटरली उसे वॉमिटिंग भी होने लगती। लेकिन एंडवर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से एक बार रे इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करती है, जहाँ एडवर उसे फिजिकली असोल्ट करता है, वो भी एक बार नहीं बार बार। एंड एक टाइम पर रे के लिए ये सब इतना ज्यादा हो जाता है, जब वो अपने बेटे शोटो को देखती है तो वो उस पर गर्म पानी फेंक देती है, क्योंकि शोटो की लेफ्ट साइड उसके डैड की याद दिलाती थी। इसके बाद एंडवर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है और अपना सारा टाइम शोटो पर लगाता है, बाकी बच्चों को छोड़कर, जिसकी वजह से टोया खुद को काफी अकेला महसूस करता है और उसकी पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। एंड अब एक स्पॉइलर वार्निंग, वो टोया ही था जो आगे चलकर डाबी बनता है। तो एंडवर के इस बर्ताव की वजह से उसने अपने बच्चे और वाइफ को मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा टॉर्चर किया और स्टोरी में एक विलन को भी जन्म दिया, बस ऑलमाइटी को सरपास करने के लिए। अब वो ये कर पाता है कि नहीं वो तुम एमएचए में ही देखना। बाकी अगर तुम्हें एक ऐसी स्टोरी देखनी है जहाँ पर गवर्नमेंट तुम पर 24/7 नजर रखती है और तुम्हें हमेशा एक कैट मास्क लगाकर घूमना पड़ता है जैसे कि तुम किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, और इस वेबटून को मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे तुम अभी जाकर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को हाइप और लाइक करना मत भूलना।